इन दिनों हमास के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है हूती विद्रोही। चर्चा इसलिए क्योंकि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका जैसे ताकतवर देश की नाक में दम कर रखा है। वहीं हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ भी जंग का बिगुल फूंक दिया है। इनकी जुर्रत ऐसी है कि ये समंदर में किसी भी देश के कमर्शियल शिप पर हमला करने से गुरेज नहीं करते। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया। एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया। भारत आने वाले जहाज पर भी उन्होंने हमला किया। 19 नवंबर 2023 को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूती विद्रोहियों ने इसे इजराइल जहाज समझ लिया और उसे हाईजैक कर लिया। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी केव प्लूटो को बीते 23 दिसंबर को निशाना बनाया गया। ये भारतीय समुद्री सीमा के बेहद करीब था। इससे पहले दक्षिणी लाल सागर में एमवी साईं बाबा को भी निशाना बनाया गया था। दोनों ही जहाजों में कच्चा तेल था और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद वैश्विक व्यापार माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी का सामना कर रहा है। बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियां हूती विद्रोहियों के हमले के डर से अपने मालवाहक जहाज लाल सागर से बचाते हुए लंबे रूट पर भेज रही हैं। नवंबर से अब तक हूती विद्रोहियों ने लगभग 20 बार समुद्री जहाजों को निशाना बनाया, उन पर हमला किया और उसमें कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल किया है और इसका असर समुद्री व्यापार पर भी पड़ा है, वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है, जिसका विरोध भी लगातार हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई मुल्कों ने चेतावनी दी है कि अगर हूतियों ने इस तरह के हमलों पर कंट्रोल नहीं किया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभियान छेड़ दिया है। उसके युद्धपोत लाल सागर में आवाजाही कर रहे हैं। कमर्शियल जहाजों की मदद की जा रही है। उसके इस अभियान में यूके, कनाडा, फ्रांस, बहरीन, नॉर्वे और स्पेन भी शामिल हो गए हैं। हालांकि सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद भी कुछ शिपिंग कंपनियों में इस रास्ते के इस्तेमाल को लेकर अभी आशंका है। वो अभी लाल सागर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यमन के हूती विद्रोही जो है वो रेड सी को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट को प्रेशराइज कर सके कि वो इजराइल को कह के जो चल रहा है गाजा पट्टी में, जो इजराइल का ऑफेंसिव है, उसको किसी तरीके से बंद कर सके। सबको पता है कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए रेड सी और सुएज कनाल का रास्ता जो है शिप सारे इस्तेमाल करते हैं और ये पूरे के पूरे क्योंकि एरिया अंडर थ्रेट है, इसलिए इस एरिया के अंदर मूवमेंट जो है शिप्स की वो बहुत कम हो गई है और कई बिलियन डॉलर का रोज का पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो यूएसए ने और यूके और फ्रांस और कुछ और नाटो देश मिलके इन्होंने सबने एक ऑपरेशन जो है प्रॉस्पेरिटी गार्डियंस के नाम से चलाया है, जिसके अंदर कई वारशिप जो है ना वो रेड सी में उतार दिए गए हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों का सीधा मकसद उन सभी देशों को नुकसान पहुंचाना है जो किसी न किसी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या जिन देशों के इजराइल से दोस्ताना संबंध हैं।
अक्टूबर 2023 में आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोहियों के हमले बढ़े, जिससे लाल सागर में तनाव बढ़ चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है हूती विद्रोही, इनकी इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब से क्या दुश्मनी है, लाल सागर में ये किसके दम पर दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं, और वो कौन है जो हूती विद्रोहियों को ताकत का बूस्टर डोज दे रहा है। ये चंद सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर हूती विद्रोहियों का ठिकाना कहां है। पश्चिमी एशिया में एक देश है यमन। यमन एक अरब देश है और इसके उत्तर में सऊदी अरब आता है और इसके पूर्व में आता है ओमान। यहीं पर है हूती नाम का एक संगठन जो दुनिया भर में हूती विद्रोहियों के नाम से मशहूर है। असल में हूती आम बोलचाल की भाषा में है। इनका असली नाम है अंसार अब्दुल्ला, जो कि लाल सागर के तमाम तटीय इलाकों पर अपना कंट्रोल रखता है और यहीं से वो जहाजों पर हमला करता है और उन्हें नियंत्रण में करता है। यमन दुनिया के उन चंद देशों में शुमार है जहां अमन की आस कभी हकीकत में बदलती नजर नहीं आती। यमन में वर्षों से सरकार और हूती विद्रोही आमने सामने रहे हैं। बात 1980 के दशक की है। यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में माहौल बन रहा था। तभी वहां के आदिवासी समुदाय ने एक संगठन खड़ा किया जो राष्ट्रपति के खिलाफ एकजुट हुआ। इसके संस्थापक थे शिया जैदी समुदाय के हुसैन अल हूती। उन्हीं के नाम पर संगठन का नाम पड़ा और विद्रोहियों को हूती विद्रोही कहा जाने लगा। हूती विद्रोही सरकार से खफा थे और अली अब्दुल्ला सालेह की नीतियों के विरोध में थे। विद्रोह इस स्तर तक पहुंच चुका था कि यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। ये समझने वाली बात है कि यमन में भी तकरीबन अनुपात ऐसे ही है, पर यमन के एक प्रोविंस है सादा, उसके प्रोविंस के कुछ ज्यादा जो ट्राइब थे उन्होंने मिलके और 1000 साल तक यमन में रूल किया, पर 1962 में उसका तख्ता जो है पलट दिया गया। तो वो जो 2014 में एक जो प्रेसिडेंट थे सलाह अब्दुल्ला सलाह, उनको भागना पड़ा यूएसए की मदद लेके सऊदी अरेबिया में। तो वो तब से ये जो है आपस में इनका जो तनाव है पूरी दुनिया में जो शिया है और सुन्नी उनका चल रहा है। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। वो खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर का साथी कहता है, जो देखते ही देखते संगठन सरकार से टकराने लगा। साल 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है। अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। कहा जाता है कि इनका जो इन्होंने रिवोल्ट किया उस गवर्नमेंट के खिलाफ 2014 को, जो 9-10 साल से सिविल वार चल रही है, तो उसका बेसिक कारण ये था कि वहाँ के वो जो प्रेसिडेंट थे वो शिया लोगों को बहुत तंग करते थे, बहुत करप्ट रजीम था। तो इनकी वजह से ये शुरू हुआ, पर अभी ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है और यूनाइटेड नेशन तो कहता है कि 80% लोग जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है और उसका बहुत ही गंभीर सिचुएशन है यमन के अंदर, अलॉन्ग विद सीरिया एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। 10 सितंबर 2004 में सेना ने मुठभेड़ में अल हूती को मार गिराया और फिर हुआ ऐलान जंग।
फिलहाल हूती के समर्थकों ने यमन सरकार के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नाम दिया गया हूती विद्रोह। उनके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। साल 2010 की बात है। यमन की अली अब्दुल्ला सालेह सरकार ने सोचा कि हूती विद्रोहियों को हराना आसान होगा, इसीलिए सरकार ने एक मिशन शुरू किया। सरकार ने सोचा कि उनके पास आर्मी है, उनके पास मशीनरी है और हूती विद्रोहियों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार का यही दावा गलत साबित हुआ। हूती विद्रोहियों की जीत हुई और सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और आखिर में उनके साथ समझौता करना पड़ा। में अरब स्प्रिंग आई। मिडिल ईस्ट में तानाशाहों की सरकारें गिरनी शुरू हुई। अरब स्प्रिंग की आंच ने समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले लिया। इसकी आंच यमन में भी आई। अली अब्दुल्ला सालेह के पास लंबे समय से सत्ता थी, या यूं कहें कि तानाशाही थी। विद्रोह के बाद अली अब्दुल्ला सालेह ने सत्ता अपने सहयोगी हादी को सौंप दी, लेकिन इसका भी असर ज्यादा नहीं हुआ। हूतियों ने उसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि विरोध लगातार बढ़ता रहा और विरोध की चिंगारी शोलों में तब्दील होने लगी। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए थे। जब वो राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने, अब्दरबुह मंसूरी हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। यमन के उत्तर में हूती सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य दखल दिया और वापस से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की और इसमें बहरीन ने और यूएई ने उनका साथ दिया। उस वक्त सऊदी और ईरान कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, तो सऊदी ने हादी को सपोर्ट करना शुरू किया। सऊदी ने यमन में सरकार को फिर से स्थापित करने और हूतियों पर कार्रवाई के लिए अरब देशों का सैन्य संगठन तैयार किया और यहां हमला बोल दिया। देश अस्थिर हो गया था। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अल कायदा की यमनी शाखा और इस्लामिक स्टेट भी यमन में खुद को मजबूत करने में जुट गए। वहीं हूती विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों का इंटरेस्ट इसलिए है इसमें यमन में या हूतियों के साथ, क्योंकि वो एक ये लड़ाई है पावर की और मनी की। क्योंकि सारे जो फॉलोअर्स हैं इनके, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, बहुत प्रॉस्परस हैं, तो इसके लिए ये एक दूसरे की बेसिक लीडरशिप की लड़ाई है। और जैसे पता है कि जो है सऊदी अरेबिया वो एक सुन्नी देश है और ईरान जो है वो एक शिया देश है, जो कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को सपोर्ट भी करता है। तो ये एक अपने लीडरशिप या अपने आप को ज़्यादा पावरफुल और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का पूरी दुनिया के अंदर उसकी लीडरशिप का सवाल है, जिसके लिए ये दोनों आपस में लड़े थे। आर्थिक और धार्मिक मकसद से जारी युद्ध ने 2015 से यमन को राजनीतिक तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले गठबंधन से समर्थन पा रहा प्रशासन देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को चला रहा है। वहीं उत्तर पश्चिमी हिस्से में अंसार अल्लाह यानी कि हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हूती विद्रोही भौगोलिक परिस्थितियों से उपजा ऐसा विद्रोह है जिसमें धर्म की दीवारें भी हैं और संपदाओं पर नियंत्रण की लालसा भी है। हूती शिया मुसलमान हैं और देश के दक्षिणी हिस्से में सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ज्यादा लोग जो हैं वो सुन्नी है
और जो बड़ी कम परसेंटेज जो है 10 से 15% जो है वो शिया है, पर शिया को मदद मिल रही है ईरान से, जो कि शिया देश है बेसिकली। और सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी को मदद करता है क्योंकि वो एक बेसिकली सुन्नी देश है। तो ये हूतियों का, ये रिबेल हूती जो है, इनकी वजह से हिजबुल्ला जो लेबनान में एक्टिव है उनको भी बहुत मदद मिलेगी। साल 2016 में सऊदी पर एक बेहद ही क्रूर हरकत का आरोप लगा, जिससे हिंसा की आग भड़क गई। जलाल अल रुवैशन के पिता का निधन हो गया। जलाल हूतियों के बड़े नेता थे। उनके पिता का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। इसमें हूतियों का बड़ा काफिला शामिल था। जनाजे के दौरान सऊदी संगठन सेना ने जनाजा ले जा रहे काफिले पर हवाई हमला कर दिया और इस हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस घटना ने हिंसा की आग को और बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि संगठन के लड़ाकों ने साल 2017 में अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी और यमन की ज्यादातर आबादी पर कब्जा कर लिया। हूती विद्रोही अक्सर सऊदी अरब के निशाने पर रहते हैं, लेकिन ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है। सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ये मानते हैं कि ईरान ही हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। वो तो यहां तक कहते हैं कि ईरान ने ही हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए साल 2017 में उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी पर हमला किया था। Look for this kind of missiles to target it, destroy it. We believe that we destroy more. सऊदी अरब का ये भी कहना है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी दिए, जिनसे सऊदी अरब के तेल कारखानों को 2019 में निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने ऐसे आरोपों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। हूती विद्रोही अक्सर सऊदी अरब के निशाने पर रहते हैं। ईरान और सऊदी अरब भी एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए वो कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहाँ पर वो कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। हूतियों को समर्थन देता है ईरान और यहीं से उनको ताकत मिलती है। दावा किया जाता है कि ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों तक हथियार और उपकरण पहुंचाने के लिए ओमान, अरब सागर और लाल सागर से तस्करी रूटों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। हूती विद्रोहियों के लिए ईरान में बने हथियारों और उपकरणों वाले ज्यादातर जहाज पहले सोमालिया जाते हैं। अरब या फिर लाल सागर में पहुंचने पर हथियारों और उपकरणों को छोटे जहाजों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ से हूती के नियंत्रण वाले यमन के तट तक डिलीवरी को पूरा किया जाता है। अमेरिका और सऊदी अरब के दावों की माने तो ईरान ही इन विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। इन दोनों देशों का तो यहाँ तक दावा है कि ईरान ने विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें तक मुहैया कराई हैं, जिनसे 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला भी किया गया था। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट का तो यहाँ तक दावा है कि 2014 से ही हिजबुल्लाह हूती विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रहा है, उन्हें सेना जैसा माहिर बना रहा है। एक और हूती विद्रोहियों को ईरान मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सऊदी हूती विद्रोहियों को कुचलने में जुटा है। यमन की आधिकारिक सरकार सऊदी अरब की राजधानी रियाद से कंट्रोल होती है, जिसे 2022 में हादी ने सत्ता सौंपी थी। यहीं से वो सारा कामकाज करते हैं। ऐसे में देश का ज्यादातर हिस्सा विद्रोहियों के कंट्रोल में होता है। वही टैक्स वसूलते हैं, वही करेंसी छापते हैं। इससे उनका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाता है।
अपनी ताकत के दम पर हूती विद्रोही लाल सागर के बड़े तटीय इलाके को कंट्रोल करते हैं। यहां उनके लिए जहाजों को निशाना बनाना आसान होता है। लाल सागर की अहमियत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया भर के तेल व्यापार का 12% हिस्सा लाल सागर के जरिए ही होकर आता जाता है। इसीलिए हूती विद्रोही कच्चे तेल के जहाजों को ज्यादा निशाना बनाते हैं और इसके जरिए वो पूरी दुनिया और खासकर सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद दुनिया के कई देशों ने लाल सागर से अपने समुद्री व्यापार के रास्ते को बदल दिया। अब वो स्वेज नहर के बजाय कैप ऑफ गुड होप के जरिए अपना जहाज चला रहे हैं। हालांकि रास्ता लंबा है और खर्चीला भी है। सबसे पहले लाल सागर और दुनिया के लिए इसकी अहमियत क्या है, ये समझना जरूरी है। दरअसल लाल सागर उन जहाजों के लिए एंट्री पॉइंट है जो स्वेज नहर का इस्तेमाल करते हैं। ये नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। इसमें जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाब अल मंदाब स्ट्रेट, जो कि 32 किलोमीटर का संकरा इलाका है, यहाँ अभी तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सबसे ज्यादा असर तेल की कीमतों पर होगा। लाल सागर को अगर छोड़ दिया जाए तो जो दूसरा वैकल्पिक रास्ता बचता है वो है अफ्रीका का, केप टाउन से होते हुए। इसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, लगभग 15 दिन का वक्त ज्यादा लगता है और उस हिसाब से खर्चा भी ज्यादा आता है। जैसे कच्चे तेल के लिए प्रति बैरल $1 का इजाफा हो जाता है और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो $4 का इजाफा इसमें होता है। लाल सागर संकट सिर्फ अमेरिकी और यूरोपीय देशों के लिए परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी ये एक बड़ा सरदर्द बन गया है। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। साल 2023 में भारत ने $105 अरब कीमत का कच्चा तेल आयात स्वेज कैनाल से ही किया था। लाल सागर में कार्गो शिप्स पर खतरे की वजह से कंटेनर शिपिंग रेट्स में इजाफा हुआ। ट्रेड पॉलिसी थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि लाल सागर में संकट की वजह से शिपिंग कॉस्ट 40 से 60% तक बढ़ सकता है और इंश्योरेंस प्रीमियम में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर समुद्री रास्ते में कोई सीधे हमला करेगा तो भारत के कारोबार पर भी असर होगा, साथ ही साथ देश की सप्लाई चेन बिगड़ने का भी खतरा पैदा होगा। रेड सी में हूती रिबेल्स के अटैक की वजह से ज्यादा शिप जो है, मर्चेंट शिप जो है, वो उनको एक बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जो कि तकरीबन टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें शिप में फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे लंदन से मुंबई आना हो, तो लंदन से मुंबई में नॉर्मली तो 14 दिन लगते हैं, पर अगर आप साउथ अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होके आएंगे तो तकरीबन इसको 24 दिन लगेंगे। दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रोकर की यूनिट क्लैक्सन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड का कहना है कि स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या दिसंबर की पहली छमाही के औसत की तुलना में 44% कम है। 3 जनवरी तक के सप्ताह में करीब 2.5 मिलियन ग्रॉस टन के कंबाइंड टन भार वाले जहाज गुजरे, जबकि पिछले महीने की शुरुआत में करीब 4 मिलियन टन थे। स्वेज कैनाल से होकर गुजरने वाला कोई भी जहाज अगर हिंद महासागर तक पहुंचता है, उसे लाल सागर और बाब अल मंदाब से होकर गुजरना पड़ेगा। स्वेज कैनाल एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे तेज समुद्री रास्ता है। कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस लाने और ले जाने में ये बहुत अहम है। वो डिस्टेंस जो है वो स्वेज कैनाल के थ्रू जाके वो डिस्टेंस जो है तकरीबन 12,000
किलोमीटर है और ये जो है 20,000 किलोमीटर बन जाता है। तो भारत के काफ़ी वेसल जो है 90% मूवमेंट जो है शिप सी मर्चेंटाइज की, वो सारी की सारी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से तेल के भाव के ऊपर फर्क पड़ा है। अभी अगर ये लड़ाई चालू रही और इसी तरीके से यही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ा तो भारत के अंदर भी फ्यूल की कमी या फ्यूल की कीमतों का बढ़ाव जो है वो हो सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी व्यापार के समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमेरिका, चीन, भारत सहित कई देश एक साथ नजर आ रहे हैं। भारत समेत अमेरिका और चीन भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते और यही वजह है कि भारत ने अपने वॉरशिप इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए उतार दिए हैं। हमलों के जरिए हूती विद्रोही ये जताना चाहते हैं कि वो कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसके कारण सऊदी अरब पर और दबाव पड़ेगा। वहीं हूती विद्रोही इजराइल के जहाजों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि हूती खुद को हमास का समर्थक बताते हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान वो अपनी दोस्ती भी दिखाना चाहते हैं। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।